जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पहली क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जिसमें हमने भारत की भौगोलिक स्थिति को हमने पढ़ा। उस भारत की भौगोलिक स्थिति में मैंने आपको पृथ्वी में भारत की स्थिति को समझाया था और मैंने सिंदूर बिंदु के बारे में आपको पढ़ाया था। आज उसी से आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज इंडियन ज्योग्राफी की ये आपकी सेकंड क्लास है। इसमें हम कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारत की समुद्र सीमाएं और उनसे रिलेटिव जो राज्य लगे हुए हैं हम उन टॉपिक्स को इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम आज पढ़ेंगे भारत में कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत पर क्या प्रभाव डालती है, उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ता है और उससे रिलेटिव जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में जानने से पहले हमें पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि सर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी। आप कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा इसका आंसर, पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, कमेंट में इस चीज का आंसर दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा जो है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। इस रेखा को ही बोलते हैं मध्य रेखा। इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। इसे हम तीन नामों से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। बेटा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद हमने पृथ्वी के बिल्कुल टॉप पर ऊपर यहां पर 90 डिग्री हमने क्या माना, 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा को माना। 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सी अक्षांश रेखा होगी? ये उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। तो यहां पर हमने 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को खींचा। उसी प्रकार से हमने यहां पर भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को खींचा। यहां पे 90 डिग्री हमने दक्षिणी अक्षांश रेखा को खींचा। इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक जाते जाते हमने इस गोलार्ध में, यानी हमने उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर वाला भाग कौन सा गोलार्ध है बेटा? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा है बेटा? नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो बेटा जो उत्तरी गोलार्ध है, इसका मतलब है हमने उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची और 90 ही हमने दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं खींची? 90। तो जो कर्क रेखा है, हमें पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और कौन सी रेखा अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसे ही हमने क्या बोला? इसे ही हमने कर्क रेखा कहा। इसे ही हमने क्या कहा? कर्क रेखा कहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कर्क रेखा किस अक्षांश रेखा को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। आई होगी बात समझ में कि सर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। सही है। अब आइए नेक्स्ट। अब देखो बेटा कि ये कर्क रेखा जो है वो भारत पर क्या प्रभाव डालता है। हमें ये तो पढ़ना है कि कर्क रेखा का भारत पर क्या प्रभाव है। तो ये कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात तो ये है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है बेटा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान। पहले स्थान पर कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर आता है गुजरात।
तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे आता है बेटा छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पे क्या आता है? पांचवें नंबर पे आता है आपका झारखंड, पांचवें नंबर पे आता है झारखंड। छठे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, सातवें नंबर पे वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवें नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा, आठवें नंबर पे आता है आपका मिजोरम, आठवें नंबर पे कौन सा राज्य आता है? मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटा किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो हमारा जो झारखंड है, जो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है, राजधानी जो है रांची, रांची ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आपसे क्वेश्चन आता है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो हम बताएंगे राज्य झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और क्या बनता है इससे, कर्क रेखा से, कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है, विभाजित करने का कार्य करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बना आपका कि जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। सर कैसे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको भारत का एक टेम्परेरी मैप बनाना सिखाया। मैंने कहा इस तरीके से हम भारत को बनाएंगे। अभी जब तक हम इस तरीके से बनाएंगे, आगे आज हम भारत के उस मैप को भी पढ़ेंगे आगे। ये भारत का क्या है? मैप है। आपने बताया था सर भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू होता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जो मुख्य पृष्ठ का दक्षिणतम बिंदु है, जो कहां पर है? मैंने आपको बताया था कहां पर बेटा? तमिलनाडु। ये कहां पर है आपका? ये जो बिंदु है ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ये जो कन्याकुमारी तमिलनाडु ये है, जो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और कहां तक भारत का अक्षीय विस्तार है? तो ये अक्षांशीय विस्तार जो है वो है बेटा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, जो मैंने कल आपको पढ़ा चुका हूं पहली वाली वीडियो में। आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्तार इसके पढ़ाए हैं। तो 8 डिग्री आया, फिर 9 डिग्री होगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। इसका मतलब सो कर्क रेखा जो पड़ेगी वो सर कहीं इस जगह पड़ेगी। तो ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो आई वो भारत के बीच में आई, उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई थी, इसी को आपने और हमने क्या बोला था? इसी ने को बोला गया कर्क रेखा कहा गया। और भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहा गया उत्तरी भारत। इसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? उत्तरी भारत। और निचला वाला जो हिस्सा था ये कहलाया आपका दक्षिण भारत, दक्षिणी भारत। लेकिन ये जो है इस कर्क रेखा से ये डिसाइड नहीं होता। अगर मैं ये कहूं कि कर्क रेखा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का कार्य करती है तो बेटा ये एक तरीके से गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत का प्रायद्वीप वाला भाग ही भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। ठीक है, सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है हमारा?
प्रायद्वीप वाला भाग, और जो प्रायद्वीप वाला भाग है वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे का माना जाता है। यानी 16 डिग्री से अक्षांश रेखा जो है उसका निचला हिस्सा जो है, उससे जो निचला हिस्सा है वो प्रायद्वीप भारत कहलाता है, तो वो मूल भारत कहलाता है। ठीक है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो हम यहां अभी जो कर्क रेखा है हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आता है किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो सर झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो और इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो बेटा सर कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है, एक उत्तर भारत और एक बेटा दक्षिण भारत। यहां तक की बात समझ में आई? कुछ एक क्वेश्चन और आते हैं आपसे रिलेटिव कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। अगर मैं राज्य की बात, राजधानी की बात ना करूं, सिर्फ इतना पूछूं कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो उज्जैन शहर कर्क रेखा के सबसे क्या है बेटा, नजदीक है। तो उनसे रिलेटिव जो और क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं कि और क्या क्या इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे, वो देखिए आइए। अब देखिए बेटा, उससे रिलेटिव, कर्क रेखा से रिलेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े बड़े थोड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसे आरओ के एग्जाम हो गए, बीईओ के एग्जाम हो गए, उसमें पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा के नजदीक, कर्क रेखा के नजदीक जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है उज्जैन कर्क रेखा, किस कर्क रेखा पे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पे बसा हुआ है। तो इसे मैं यहां पर बोल कर सकता हूं, यहां पर बोल लिख दूं मैं उत्तरी अक्षांश रेखा। ये सारे के सारे कहां पर हैं बेटा, सारे के सारे बेटा उत्तरी अक्षांश रेखा पर ही हैं। तो आप समझ जाइएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि उज्जैन किस कर्क रेखा पे बसा हुआ है, तो 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर क्या बसा हुआ है बेटा, उज्जैन। उज्जैन कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है, ठीक है। नेक्स्ट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है बेटा। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। रांची 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। आइजो 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। कलकत्ता 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, जबकि रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और जौनपुर 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर बसा हुआ शहर है। इससे रिलेटिव जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, हल कर सकते हो, उन्हें आसानी से क्या लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन बनता है आपके बारे में, एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से शहर हैं, ये आप अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हो कि सर अगर आप भारत के मैप को समझे हुए हो, अगर आपने कभी भी भारत के मैप को पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हो, उसका जवाब दे सकते हो। एक उसमें जो ऑप्शन होता है, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाता है उसमें आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है, तो बेटा उसमें मणिपुर एक ऑप्शन दिया होता है। तो आप ध्यान रखना, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि कर्क रेखा किसको काटती है, त्रिपुरा और मिजोरम को काटती है। और मिजोरम से ऊपर कौन सा शहर है, कौन सा शहर है बेटा आपका, कौन सा राज्य है, जो राज्य है वो आपका मणिपुर, ठीक है। तो हमारे कर्क रेखा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कर्क रेखा से बनने वाले सभी क्वेश्चन को इस टॉपिक में मैंने क्या करा दिया, आपका कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मानक समय रेखा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, भारत की मानक समय रेखा, भारतीय प्रमाणिक माध्यांश रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इसमें पढ़ लेंगे। तो देखिए बेटा, इसको भी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा पृथ्वी के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। सर हमने पृथ्वी पर 2 ध्रुवों को खींचा, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध
और ये हमने बनाया इसका दक्षिणी गोलार्ध। दोनों ध्रुवों को आपस में मिला दिया गया, दोनों ध्रुवों को आपस में मिला दिया गया और एक रेखा खींच दी गई। ये रेखा क्या कहलाई? ये रेखा कहलाई बेटा 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या कहलाई आपकी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को हमने बोला जीएमटी लाइन। इसी को क्या बोला हमने? जीएमटी लाइन। मैंने जीएमटी लाइन की फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। ग्रीन विच मीन टाइम लाइन। भारत की, ये मैंने आपको बताई थी कि जब मैंने आपको भारत का भौगोलिक स्थिति पढ़ाई थी तब मैंने आपको जीएमटी की लिखवाई थी कि ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये समय का निर्धारण करती है। क्या करती है? समय का निर्धारण। सर कैसे? इस रेखा के, यानी इस रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ने क्या काम किया? इसने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बनाए। इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे ही हम बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो जो जीएमटी लाइन है इसने समय का निर्धारण किया। इसने क्या निर्धारण किया? इसने समय को निर्धारित कर दिया। जैसे आपको पता है कि इसने क्या निर्धारण किया? समय। अब समय कैसे निर्धारित हुआ? समय इस तरीके से निर्धारित हुआ इसमें कि भारत किस गोलार्ध का देश है। सर हम जानते हैं कि भारत सर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत किस गोलार्ध का देश है? पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो भारत का पूर्वी गोलार्ध का देश होते है तो सर एक देशांतर रेखा जो भारत को एक पूर्वी बिंदु पे छुएगी और एक उसको पश्चिमी बिंदु पर छुएगी, इस तरीके से। उसके बावजूद भी बहुत सारी जो रेखाएं हैं देशांतर रेखा जो भारत से होकर गुजरेंगी। तो एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से हर भारत जो है ना 30 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। तो बेटा अगर इस भारत में अगर आईएसटी भारत की मानक समय रेखा को नहीं खींचा जाता तो हर क्षेत्र का क्या होता? समय अलग अलग होता। उन सभी समय को अब भारत का अलग अलग समय ना होकर क्या हो? एक समय हो। इसलिए भारत की मानक समय रेखा को खींचा गया। कैसे खींचा गया ये देखिएगा कि हम जानते हैं बेटा, ये हमने क्या बनाया? भारत बनाया। ये हमारा क्या है? भारत है। ये क्या है? भारत। हमने बताया कि भारत जो है बेटा कहां से शुरू होता है? ये सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है और कहां तक जाता है? ये सर जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। पूर्वी देशांतर रेखा तक जाता है। यानी भारत जो है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक रेखा तक जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फिर उसके बाद आएगा 69, ये मैंने माना 69 आ गया। फिर आ गया कौन सा बेटा? 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, ऐसे ही करके हम कहां तक रहे? हमारा विस्तार कहां तक है? हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो कहां तक है? वो 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा तक है। यहां तक आई समझ में? तो बेटा हम जानते हैं, ये हमें पता है, नोट में डाल देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए, एक देशांतर रेखा को अगर पार किया जाए तो कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। सर ये कैसे हो गया? ये कहां से आया? ये कहां से आया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका मतलब वो अगर पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से है बेटा, अगर ये सोचिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं जीएमटी लाइन है।
अगर पृथ्वी घूमकर पूरा इस तरीके से घूम ले और दोबारा से क्या आ जाए, सामने आ जाए, यानी कि 360 डिग्री घूम गई, यानी कि 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। तो उसी से हमने क्या निकाला, 4 मिनट का समय निकाल लिया। मैं आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पढ़ाऊंगा, जीएमटी लाइन, आपको 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये आपको बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें सिर्फ अपने लिए पढ़ना है कि भारत की मानक समय क्यों रेखा खींची गई, क्योंकि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है सर, और भारत लगभग 30 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। ये भारत जो है, हमारा जो भारत है, वो लगभग 30 देशांतर रेखाओं, भारत जो है लगभग, हम ये कह सकते हैं लगभग 30 देशांतर रेखाओं में बटा है। जब ये 30 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है बेटा, इसका मतलब हर देशांतर रेखा का अलग अलग समय होता, हर देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का अलग अलग समय होता। यानी इसका मतलब सर है कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात से में होता और वो अरुणाचल प्रदेश वाले किसी व्यक्ति को फोन करता, अरुणाचल प्रदेश में अगर फोन करता और वहां से उनका समय पूछता, तो दोनों की घड़ियों में क्या होता बेटा, अंतर होता। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए आईएसटी लाइन खींची गई। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या खींची गई बेटा, आईएसटी लाइन खींची गई। अभी आईएसटी लाइन क्या है इसको समझिएगा, ठीक है। अब इसको हमको समझाना है ध्यानपूर्वक, अब इसको समझिएगा। देखिए बेटा, ये हमने खींचा, ये हमने बना दिया हमारा प्यारा भारत, ये हमने बनाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को खींचा, कहां तक गया, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक गया। तो अब क्या हुआ बेटा, अब यह हुआ कि इन दोनों रेखाओं के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई, इन दोनों रेखाओं के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जो रेखा निकल के आई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। बेटा जी ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये इन दोनों रेखाओं के मध्यांश में खींची गई है। यानी कि कह सकता हूं कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटने का कार्य करती है, ठीक है। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे ही हमने क्या बोला, आईएसटी लाइन कहा, हमने इसे ही क्या बोला, आईएसटी लाइन, भारतीय मानक समय रेखा कहा। और ये रेखा कहां से होकर गुजरती है, ये रेखा यानी भारत का मानक समय कहां से लिया गया, ये रेखा है यूपी, इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद। तो आप समझिएगा कि भारत का जो मानक समय है, जो भारत का मानक समय है, मानक समय जो है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, नैनी से लिया गया है। अब ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैनी। नैनी कहां पड़ता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां है, हमारे यूपी में। अभी योगी जी ने इसका नाम बदल के क्या किया है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद या फिर इसको हम बोलेंगे प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए दूसरा इससे एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, देखो एक क्वेश्चन और बनेगा इससे। अगर कहीं नैनी शब्द ना दिया गया हो तो वहां पर देता है मिर्जापुर। कौन सा नाम देगा, मिर्जापुर, ठीक है, कौन सा नाम देगा, मिर्जापुर। तो इसका मिर्जापुर भी ऑप्शन क्या होता है बेटा, सही होता है। अगर नैनी देता है अच्छी बात है, अगर नैनी नहीं देता है तो वहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मिर्जापुर हो जाएगा। अब इससे और क्या क्वेश्चन बनेंगे या और क्या होता है, आपसे पूछेगा कि ये जो आईएसटी लाइन है, ये जो आईएसटी लाइन है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आईएसटी लाइन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
तो भारत की जो IST लाइन है, भारत की मानक समय रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सर कौन कौन से बुरा राज्य हैं? तो उनको देखिएगा। एक तो नंबर 1 पे आ गया कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपका कौन सा है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे ये तीसरा, ये चौथा और ये बेटा 5वां। तो दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे कौन सा आता है? उड़ीसा। अब 5वें नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो सर क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बेटा आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरी? 5 राज्यों से। पूरी मैंने आपको 5 राज्य के बारे में बता दिया। अब देखिए और इंपॉर्टेंट इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए। आपने ये मैंने बनाई थी आपकी GMT लाइन, ये हमने खींची थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को सर हमने बोला था GMT लाइन बोला था। ये हमने क्या बनाई थी? GMT लाइन बनाई थी। और ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो सर भारत जो था वो सर आपने बताया कि जो हमारा प्यारा भारत है, ये जो हमारा प्यारा भारत है ये सर पूर्वी गोलार्ध में है। ये कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। ये बना लिया सर पूर्वी गोलार्ध में। और ये देशांतर रेखा भी हमने खींच ली और एक ये खींच ली। ये देशांतर रेखा हमने खींची, ये आपको याद हो गई कितनी हो गई? 68 डिग्री 7 मिनट। बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको बहुत आसानी से क्या हो जाए? याद हो जाए। दूसरा कौन सी थी? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी होगी? पूर्वी देशांतर रेखा। तो बेटा ये कहा गया कि इधर जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा। इधर जाने पर समय क्या हो जाएगा? आगे होगा। और जबकि इधर आने पर, पश्चिम की ओर आने पर समय क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा। निगेटिव नहीं होता समय। हाँ, जब बुरा वक्त आता है तो समय निगेटिव होता है। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि समय हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97.25 मिनट। तो बेटा यहाँ पर हमने खींची थी क्या आपकी, या हमारी कौन सी लाइन खींची थी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई। इसी पूर्वी देशांतर रेखा को हमने क्या बोला था? IST लाइन कहा था। क्या कहा था बेटा मेरे प्यारे बच्चों? IST लाइन कहा था। तो ये जो IST लाइन है उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि भारत का मानक समय GMT लाइन से 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट क्या है बेटा? आगे है। कभी इस बात को सोचा? ये जो शब्द लिखा रहता है कि भारत का मानक समय, ये जो एक जो नोट में देखिएगा मैं लिख दिया यहाँ पर में, ये जो प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है कि भारत का मानक समय वो GMT लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उसने कह तो दिया, इस चीज को समझना आवश्यक है कि कैसे, अगर आपसे कल कोई पूछ ले तो आप इसका सही उत्तर कैसे दोगे। देखो बेटा हमने कहा कि भारत एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत को इस देश यहां तक अगर भारत के मानक समय रेखा को पार करेंगे तो हम आगे समय चले जाएंगे, यानी उस समय का ये तो निर्धारित रेखा है ना। तो यानी इस तक जाने में हमें कितनी देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ेगा? यानी हमें लगभग 82.5 देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ेगा। हाँ कि ना? और एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट लगते हैं? 4 मिनट। तो सर एक जो देशांतर रेखा है उसको पार करने में 4 मिनट बताया आपने। तो उसी प्रकार से 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं जो हैं इनको पार करने में कितना मिनट लगेगा? 4 गुणा 82.5 लगभग हो जाते हैं बेटा 330 मिनट। आगे बात समझ में? जो 330 आया अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो बेटा हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में होते 60 मिनट। तो 6 पंजे 30, तो यानी 5 घंटे वो हो गए, यानी 300 मिनट वो हो गए, और बचे कितने? 30 मिनट। तो भारत जो है GMT लाइन से
भारत का जो समय है वो जीएमटी लाइन से वो 5.5 घंटे आगे किस प्रकार है वो आपने देख लिया। प्रश्न आएगा, आप कराओगे, समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार क्यों आगे है। आगे बात सुनिए। अब एक प्रश्न और इससे बनता है, उसको भी समझिएगा, देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने खींची, ये हमारा बन गया भारत का मैप। ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये हमने रेखा खींची 68.5 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो रेखा खींची वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, हाँ कि ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था भारत की भौगोलिक स्थिति जब पढ़ाई थी कि जो भारत है, भारत 30 देशांतर रेखाओं में बसा हुआ है। 30 देशांतर रेखाओं में बटा है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट इसकी वैल्यू लिखूं, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो बेटा वो होता है 29 डिग्री 26 मिनट। ये लगभग में है, ये लगभग 30 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है, इतनी। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, 30 देशांतर रेखाएं मान लेते हैं। ठीक है बेटा, 30 देशांतर रेखा मानते हैं। और अभी आपने सर हमको बताया था कि एक देशांतर रेखा अगर एक देशांतर रेखा है उसको पार करते तो 4 मिनट का समय लगता है, हाँ कि ना, 4 मिनट का समय लगता है। तो बेटा इन 30 को, यानी गुजरात से अगर कोई व्यक्ति गुजरात से किसी अरुणाचल प्रदेश वाले व्यक्ति को फोन करता या फोन करे अरुणाचल प्रदेश, तो बेटा वो कितना होगा, कितना समय हो जाएगा, 30 देशांतर रेखाएं, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 30, तो ये हो जाएगा आपका 120 मिनट। इसका मतलब हो गया आपका 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर अगर कोई व्यक्ति, अगर भारत की मानक समय रेखा नहीं खींची गई होती, अगर भारत की मानक समय रेखा को नहीं बनाया गया होता, तब यह होता कि अगर गुजरात से कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश वाले किसी व्यक्ति को फोन करता तो उनकी घड़ी में 2 घंटे का क्या होता, अंतर होता। क्या होता बेटा, अंतर। अब एक चीज बताना, समय किधर की ओर बढ़ेगा, समय गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ेगा, अरुणाचल प्रदेश की ओर। इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर गुजरात में 5 बज रहे थे तो यहां कितने बजने चाहिए, 7 बजने चाहिए, है ना। अगर उसकी घड़ी में 5 बज रहे थे तो उसकी घड़ी में कितने बजेंगे, 7 बजेंगे। ये 2 घंटे का क्या होता था बेटा, डिफरेंस होता था। इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, पूरे भारत का एक समय बनाने के लिए हमने क्या बनाई, भारत की मानक समय रेखा को खींचा था। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय पूरब से होता है, सूर्योदय पूरब से होता है, सभी को मालूम है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां पड़ेंगी, तो सूर्य की सबसे पहले किरणें कहां पड़ेंगी बेटा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर सूर्य उदय यहां पर कितने बजे होता है, अगर सूर्य उदय यहां पर 7 बजे होता है तो यहां गुजरात में कितने बजे होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि अगर गुजरात में, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय 5 बजे हुआ है तो गुजरात के जो राजहरकीक है वहां पर सूर्योदय कब दिखाई देगा। ठीक है, हमें सूर्य कब दिखाई देगा, तो ये हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए बेटा, मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कराया। इससे रिलेटिव जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरा कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड कराया। मैं भी चाहता तो 5 मिनट की वीडियो आपको बनाकर दे सकता था, लेकिन उसमें पूरा कंटेंट नहीं समझ में आता। अगर आप एक सीरियस हो पढ़ने के लिए, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो बेटा, तो हमें जीएस पे लॉन्ग वीडियो देखनी चाहिए, ना कि शॉर्ट वीडियो देखकर हमें काम चलाना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस में आए, चाहे आपके जीडी के एग्जाम में आए, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में आए,
तो वो आजकल के जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उन सबको मालूम है कि वो छोटे कंटेंट को नहीं उठाते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है डीप क्वेश्चन को उठाते हैं। और डीप हमेशा किससे होता है बेटा? फुल पढ़ने से होता है। पूरा पढ़ने से क्या होता है? एग्जाम निकलता है। शॉर्ट से या छोटी 5 मिनट 6 मिनट के टॉपिक को पढ़कर उसमें मैं आपको सिर्फ प्रश्न करा दूं, वो नहीं होगा बेटा। हमें जब तक थ्योरी बेस नहीं पता होगा तब तक हम उसके वैकल्पिक क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, प्लीज इस वीडियो को वहां पर शेयर किया कीजिए। आप जैसे और भाई बहनों को क्या मिले? शिक्षा मिले। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आपको देश बदलना है तो शिक्षा अनिवार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।